लंबे समय से अंटार्कटिका रहस्यमयी गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ यूएफओस और एलियन बेसिस की अफवाहें 1930 से सुनने को मिल रही हैं। जोमन्स वहाँ बेस बनाना चाहते थे, शायद उन्होंने बना भी लिया था। 1946 में अमेरिका ने मिशन हाईजंप लॉन्च किया, नेवी फ्लीट के जरिए अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करके वहाँ अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करने का मिशन। 6 महीनों का ये मिशन सिर्फ 6 हफ्तों में बंद कर दिया गया। ऑफिशियल रीजन वेदर का खराब होना था, लेकिन आई विटनेसेस ने बताया कि कई खतरनाक फ्लाइंग सॉसर्स ने उस शिप को बाहर की ओर खदेड़ दिया था। 1985 में साउथ पोल में एक एयरप्लेन को नो फ्लाई जोन में उड़ाया गया। क्रू को बर्फ में फुटबॉल फील्ड के बराबर होल दिखाई दिया। जब क्रू वापस बेस पर लौटा तो उसे डिब्रीफ किया गया, लेकिन नेवी के द्वारा नहीं, बल्कि कुछ अजीब लोगों के द्वारा जिन्होंने सूट्स पहन रखे थे। 90s में नेवी ऑफिसर्स ने पहाड़ों की पीक में सिल्वर डिस्क को उड़ते हुए देखा, लेकिन उनसे कहा गया कि वो अपना मुंह बंद रखें। 2018 में वैज्ञानिकों ने वेदर बलून लॉन्च किया ताकि वो स्पेस से आती कॉस्मिक रेस को स्टडी कर सकें। उन्हें कॉस्मिक रेस तो मिली, लेकिन वो स्पेस से नहीं बल्कि बर्फ के 3 किलोमीटर नीचे से आ रही थीं। ऐसे विटनेसेस हैं जिन्होंने अंटार्कटिका में अजीबोगरीब चीजें सुनी और महसूस की हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंटार्कटिका में कुछ ऐसा रहस्यमय घट रहा है जो जानना हमारे लिए जरूरी हो। नवंबर 1995, ब्रायन नाम का नेवी फ्लाइट इंजीनियर यूएस नेवी C-130 क्रू का हिस्सा था। ये प्लेन अंटार्कटिका के मारी बर्ड लैंड के चक्कर लगा रहा था, क्योंकि इस इलाके में 15 साइंटिस्ट को कैंप सेटअप करके रिसर्च करने भेजा गया था। ये प्लेन सैकड़ों किलोमीटर दूर मैक्मुर्डो बेस से भेजा गया था ताकि वो वैज्ञानिकों से संपर्क स्थापित कर सके, क्योंकि वैज्ञानिकों के लिए प्रोटोकॉल था कि वो मारी बर्ड लैंड में 1 महीने तक कैंप करें और हर एक गतिविधि को रिपोर्ट करें। लेकिन 2 दिनों से वैज्ञानिकों से संपर्क नहीं हो सका था। ये वैज्ञानिक नेशनल साइंस फाउंडेशन से थे, जो रूटीन वेदर कंडीशंस की स्टडी करने मारी बर्ड लैंड में गए थे। उनके पास कैंप से दूर जाने का कोई कारण नहीं था, और अगर वो ऐसा करते भी तो उनकी मौत 1 घंटे के अंदर ठंड से हो जाती। C-130 फ्लाइट आसानी से कैंप को देख सकती थी। एक विशाल प्लेन था जिसे C-130 हरक्यूलिस कहा जाता था। इसका साउंड बेहद लाउड होता है। अगर कोई नीचे फंसा होता तो बाहर निकलकर जरूर वेव करता। रेस्क्यू क्रू प्लेन से उतरा और कैंप्स की जांच करने लगा। सब कुछ एकदम सामान्य था, लेकिन उन 15 वैज्ञानिकों का कोई पता नहीं चल रहा था। रेडियो अभी भी काम कर रहा था और उनके पैरों के निशान तक कैंप से बाहर नहीं थे। There are no people, no bodies or any sign of struggle. It likely they just vanished in thin air. Now what can we do? उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर से उसी रेडियो के जरिए संपर्क किया। ऑफिसर ने उन्हें एक फाइनल राउंड मार के वापस आने के निर्देश दिए। C-130 की कई कोशिशों के बावजूद उन वैज्ञानिकों का कोई पता नहीं चल सका। ये वैज्ञानिक एक रहस्य बन चुके थे, लेकिन अंटार्कटिका काफी हार्श कंडीशंस वाला इलाका है। वहाँ लोग मारे जाते हैं और बर्फ के अंदर दफन भी हो जाते हैं। 1 हफ्ते बाद C-130 क्रू को फाइनल निर्देश दिए गए कि वो तुरंत ही मारी बर्ड लैंड जाएं, क्योंकि वो 15 वैज्ञानिक अचानक वापस आ चुके थे और उन्होंने रेडियो के जरिए संपर्क स्थापित किया था। उनका कहना था कि वो बस वहां से निकलना चाहते हैं, वो भी तुरंत। अंटार्कटिका दुनिया की सबसे अनएक्सप्लोर्ड जगहों में से एक है। इसका 98% हिस्सा बर्फ की चादर में छुपा हुआ है, जो लगभग 5 किलोमीटर गहरी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटीज की ओर संकेत करते हैं। हाल ही में सैटेलाइट इमेजेस में कई पिरामिड स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। इन्हें नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस भी माना जा सकता है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्हें नेचुरल कहना इम्प्रैक्टिकल होगा। उदाहरण के तौर पर ये पिरामिड, जिसके चारों साइड परफेक्ट साइज के हैं और ये चारों दिशाओं से परफेक्टली अलाइंड भी है। माना जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड हो सकता है। क्या ये कोई संकेत है कि किसी एंशिएंट रेस ने इस पिरामिड को एनर्जी जनरेट करने के लिए बनाया था, जैसे कि टेस्ला ने वार्डन क्लिफ टावर बनाया था
जो फ्री अनलिमिटेड वायरलेस एनर्जी जनरेट करता था। टेस्ला का कहना था कि ये टेक्नोलॉजी उन्होंने गीज़ा के पिरामिड से सीखी थी, या फिर इसका कोई और मकसद था। जैसे कि नाइट टेम्पलर्स का मानना था कि पिरामिड्स दरअसल आर्क ऑफ द कॉवेनेंट को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए। ऐसे 10 आर्क्स धरती पर मौजूद हैं, जिन्हें अगर आपस में कनेक्ट किया जाए तो अनलिमिटेड फ्री एनर्जी जनरेट होती है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि 90 मिलियन ईयर्स पहले अंटार्कटिका एक रेन फॉरेस्ट था जिसमें बर्फ नहीं थी। जियोलॉजिस्ट की स्टडी बताती है कि अंटार्कटिका दरअसल 12 मिलियन ईयर्स पहले बर्फ से ढका और यहाँ जीवन समाप्त हो गया। तो फिर कैसे कोई इस बर्फ के समंदर में पिरामिड्स बना सकता था? शायद नहीं। क्या हो अगर अंटार्कटिका की बर्फ 12 मिलियन ईयर्स पहले नहीं बल्कि रिसेंटली जमी हो। 1818 में बनाया गया पिंकरटन मैप दुनिया के सबसे एक्यूरेट मैप्स में से एक माना जाता है। अगर हम इस मैप के सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो यहाँ कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन और पुराने मैप्स को स्टडी करें तो कुछ हैरत अंगेज हमारे सामने आता है। 1513 में पीरी रीज मैप बनाया गया, जिसमें अंटार्कटिका की कोस्ट लाइन्स के साथ साथ उन जानवरों को भी दर्शाया गया जो वहां रहते थे। यहाँ कोई बर्फ नहीं बल्कि हरे भरे पेड़ थे। 1530s के मैप्स में अंटार्कटिका का पूरा कॉन्टिनेंट दर्शाया गया है, जहां बर्फ का नामो निशान भी नहीं है। 1500s में अंटार्कटिका निश्चित ही बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन ये मैप्स एक पुराने मैप के आधार पर बनाए गए थे। एक ऐसा मैप जो 12,000 साल पहले बनाया गया था। और मैप्स में अंटार्कटिका में बर्फ क्यों नहीं दर्शाई गई? क्योंकि अंटार्कटिका उस दौरान साउथ पोल में था ही नहीं। चार्ल्स हेपगुड एक हिस्टोरियन और एक्सप्लोरर थे जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। धरती को लेकर उनकी थ्योरीज ने उन्हें मशहूर बनाया था। उनके अनुसार अंटार्कटिका में एडवांस सिविलाइजेशन रहती थी और वो रिसेंटली बर्फ से ढका है। दरअसल हमारी धरती के मैग्नेटिक पोल्स हर 12,000 साल में शिफ्ट होते हैं और हम सभी उस पोल शिफ्ट से अभी गुजर भी रहे हैं। हैपगुड की माने तो उस दौरान ये शिफ्ट कुछ दिनों के अंदर हो गया था। ये भी संभव है कि वो एक ही दिन में हुआ था। अगर उनकी थ्योरी सही है तो उस दिन अंटार्कटिका में प्रलय जैसी स्थिति आई थी, जहां एक प्राचीन सभ्यता नष्ट हुई और अंटार्कटिका साउथ पोल में शिफ्ट होकर बर्फ से ढक गया। 1974 में इटालियन नेवल इंजीनियर फ्लेवियो ने बुक पब्लिश की। इसका नाम था सिविलाइजेशन अंडर द आइस। उनके अनुसार अंटार्कटिका की बर्फ में लॉस्ट सिविलाइजेशन के रिमेन्स छुपे हुए हैं। अंटार्कटिका एक वार्म और हरा भरा इलाका था, जहां अचानक किसी इम्पैक्ट की वजह से प्रलय आया। ये कॉन्टिनेंट एक ही दिन में 7.5 डिग्री शिफ्ट हो गया और पूरी सिविलाइजेशन नष्ट हो गई। अब 1530s का ओरेंटस फीनियस मैप इस थ्योरी से परफेक्टली अलाइन करता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये मैप किसने बनाया? जिस सभ्यता ने ये मैप बनाया वो काफ़ी एडवांस थी, क्योंकि इस मैप के कई फीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ धरती को ऊपर से देखने पर ही समझे जा सकते हैं। अब ये सारी कहानी अटलांटिस के लेजेंड के साथ मैच करती है। आइलैंड नेशन, एडवांस रेस, अचानक आया प्रलय, सारे क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स परफेक्टली मैच होते हैं। इसका मतलब अटलांटिस के रिमेन्स आज भी अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे छुपे हुए हैं। ब्रायन की C-130 रेस्क्यू टीम मैकमुर्डो बेस से मारीबर्ड लैंड की ओर रवाना हुई। 2 घंटों के अंदर वो वहां पहुंचे और उन्होंने सभी 15 वैज्ञानिकों को जीवित रेस्क्यू कर लिया। लेकिन अभी रहस्य खत्म नहीं हुआ था, बल्कि और बढ़ने वाला था। सभी वैज्ञानिक प्लेन में इस तरह बैठे थे जैसे वो शॉक्ड हों। वो किसी स्टैच्यू की तरह बैठे थे और रेस्क्यू टीम के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। उन्हें मैकमुर्डो बेस पहुंचने में 2 घंटे लगे और तब तक वैज्ञानिकों ने एक शब्द भी नहीं कहा था। मैकमुर्डो में वैज्ञानिकों को बताया गया कि वो दूसरे प्लेन में जा रहे हैं, लेकिन वो तो अपनी सीट पर स्टैच्यूज की तरह जमे थे। एक एक करके उन्हें फिजिकली वहां से निकाला गया और दूसरे प्लेन में बिठाया गया। उनके सभी रिसर्च डॉक्यूमेंट्स एक रूम में लॉक कर दिए गए और रेस्क्यू टीम से वहां जाने के लिए मना कर दिया गया। फिर उस रिसर्च गियर को ओहायो के राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस पर ले जाया गया। अगर आपको जानकारी नहीं हो तो जब भी यूएफओ से संबंधित कुछ रिकवर किया जाता है
उसे ओहायो के राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस पर ले जाया जाता है। अब C-130 रेस्क्यू क्रू को कमांडर के ऑफिस बुलाया गया। ऑफिस के अंदर सूट पहने दो आदमी मौजूद थे, मैन इन ब्लैक। उन्होंने टीम से कहा कि वो बाहर इस ऑपरेशन के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। उन्हें ऐसा समझना होगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्रू का फ्लाइट इंजीनियर ब्रायन बिल्कुल भी हैरान नहीं था, क्योंकि ऐसा उसके साथ पहली बार नहीं हो रहा था। लगभग 10 साल पहले इसी रूम में उसकी मुलाकात मैन इन ब्लैक से हुई थी, जिन्होंने उसे मुंह बंद रखने के लिए कहा था। वो मीटिंग लोगों को बचाने के बाद नहीं हुई थी। अर्ली 1980s में ब्रायन का C-130 क्रू कई मिशंस पर अंटार्कटिका गया था। एक बार ब्रायन को असाइनमेंट मिला कि उन्हें एक घायल वैज्ञानिक को लेकर डेविस स्टेशन जाना है। उनकी जान खतरे में थी और वो एक इमरजेंसी थी। ब्रायन ने पेशेंट को लेकर उड़ान भरी और शॉर्टकट से जाने के लिए उन्होंने साउथ पोल को क्रॉस करके जाना ठीक समझा। तभी उनकी नज़र एक रिमोट कैंप पर पड़ी, जिसमें एयर सैंपलिंग स्टेशन लिखा हुआ था। वो नो फ्लाई जोन था, लेकिन ये इमरजेंसी थी। कैंप के पास 300 फीट वाइड होल था, जिसे बर्फ को काटकर बनाया गया था। ब्रायन ने पेशेंट को अपनी जगह पहुंचा दिया और उन्हें कमांडर के ऑफिस में बुलाया गया। वहां एक ऑफिसर था जिसे ब्रायन ने कभी नहीं देखा था। साथ ही दो आदमी ब्लैक सूट में थे। उन्होंने ब्रायन से कहा कि उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। ब्रायन ने बताया वो एक इमरजेंसी थी और इसीलिए उन्होंने शॉर्टकट लिया। कुछ देर सोचने के बाद मैन इन ब्लैक ने कहा, ठीक है, तुमने वहां कुछ भी नहीं देखा, समझ गए? ब्रायन ने उनकी बात मान ली। ब्रायन ने अंटार्कटिका में सैकड़ों ऑपरेशंस किए थे और कई अजीबोगरीब चीजें और यूएफओस देखे थे। बाद में ब्रायन को पता चला कि वो आइस होल एक बेस का एंट्रेंस था, जहां इंसान और एलियंस मिलकर किसी सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे थे। ये 90s का टाइम था, लेकिन कुछ सालों बाद गूगल सैटेलाइट्स आईं और गूगल अर्थ इमेजेस में लोगों ने अंटार्कटिका में कई अजीबोगरीब ओपनिंग्स और स्ट्रक्चर्स देखे, जो तुरंत ही छुपा लिए गए। लेकिन फिर अप्रैल 13, 2002 को फ्री रिपब्लिक में एक न्यूज़ पब्लिश हुई। हेडलाइन थी, यूएस डिनाइज स्पेक्टेकुलर रेन्स इन अंटार्कटिका। दरअसल एटलांटिस टीवी चैनल का टीवी क्रू अंटार्कटिका में कुछ शूट करने पहुंचा था। वो बर्फ के 2 मील नीचे शूट कर रहे थे। तभी पूरा क्रू गायब हो गया। नेवी रेस्क्यू टीम को उनके कैम्प्स और इक्विपमेंट्स मिले। उसमें एक वीडियो कैमरा भी था और शूट की गई फुटेज भी। इस फुटेज में साफ साफ बर्फ के 2 मील नीचे पिरामिड स्ट्रक्चर्स देखे जा सकते थे। वो एंशिएंट ट्विन्स थे और यूएस मिलिट्री ने उस फुटेज को अपने पास सीज कर लिया। टीवी कंपनी ने फुटेज वापस लेने के लिए केस किया, लेकिन वो कोर्ट केस हार गए। 2003 में मकबर्डो बेस से ही नेवी सील टीम बेयरमोर रीजन के एक मिशन पर गई थी। ये टीम एक वैज्ञानिक को ढूंढने गई थी, जिसे ढूंढकर वापस बेस पर लाना था। उस टीम का कमांडर स्पार्टन 1 था, जिसे अच्छी तरह बताया गया था कि ये एक टॉप सीक्रेट मिशन रहना चाहिए। स्पार्टन को ये अजीब लग रहा था, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि वो वैज्ञानिक एक ग्लेशियर की तस्वीरें लेने गया है। ये बात सच थी, लेकिन ये आधा सच था। जब टीम लोकेशन पर पहुंची तो उन्हें वहां ब्लैक ऑक्टागन शेप्ड ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। स्पार्टन 1 उस ऑब्जेक्ट के करीब गया तो वहां एक बड़ा डोर दिखाई दिया। स्पार्टन 1 ने डोर खोला और टीम अंदर चली गई। बाहर का तापमान -40 डिग्री था, लेकिन अंदर काफी गर्मी थी। ये रूम इतना बड़ा था कि इसने लगभग 9 एकर्स का इलाका कवर किया था। उसकी वॉल्स ग्रीनिश टिंट के साथ चमक रही थीं और उनमें स्ट्रेंज मार्किंग्स बनी हुई थी, जैसे एंशिएंट इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स में पाई जाती हैं। अंदर उन्हें वैज्ञानिक इस ऑब्जेक्ट की तस्वीरें लेता मिला। स्पार्टन ने उससे पूछा कि यह कितना बड़ा है। वैज्ञानिक ने नीचे की ओर इशारा किया, जहां से उस ऑब्जेक्ट की डेप्थ नजर आ रही थी। ये टोटल 63 एकर्स के एरिया में फैला हुआ ऑब्जेक्ट था। ये लगभग पूरा ही बर्फ के अंदर दबा हुआ था, लेकिन ये एकमात्र स्ट्रक्चर नहीं था। वहां ऐसे और भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद थे। धीरे धीरे कुछ सालों में और भी ऐसे ऑब्जेक्ट के एंट्रेंसेस पाए गए। अब इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर के फ्लोर्स तो खाली थे, लेकिन नीचे के फ्लोर्स ऑक्यूपाइड थे और वहां रहने वाले ह्यूमंस नहीं थे।
अंटार्कटिका के बारे में तरह तरह की मिस्ट्रीज और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आती रहती हैं। इतने विशालकाय खाली इलाके में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। अगर कोई इंसाइडर इन रहस्यों से पर्दा उठाता है तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। लेकिन कुछ विसल ब्लोअर्स ने सामने आकर बात की और उनका कहना है कि एलियंस अंटार्कटिका में इंसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और वो भी बहुत लंबे समय पहले से। लोगों का मानना है कि अटलांटिस अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे मौजूद है और इसे काफी समय पहले ढूंढ निकाला गया है। कुछ लोग अंटार्कटिका में अजीबोगरीब क्रीचर्स के होने के दावे करते हैं। माना जाता है यहाँ मर्मेड्स भी रहती हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने दावा किया है कि अंटार्कटिका में एक ऐसा एंट्रेंस मौजूद है जहाँ से इनो अर्थ जाने का रास्ता मिलता है, जहाँ आज भी मैमथ जैसे जीव जीवित अवस्था में देखे जा सकते हैं। वहाँ कुछ एडवांस बीइंग्स भी रहते हैं जिन्हें अगार्थियंस कहा जाता है। अंटार्कटिका की सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि ये धरती की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।